नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। एकला चालो रे, अकेले ही चलो। अगर कोई साथ ना दे, अगर कोई संग ना हो तो अकेले ही चलो। अकेले चल के ही रास्ते मिलते हैं, और खास तौर से वो रास्ते जो समाज सेवा के रास्ते होते हैं। समाज सेवा से जुड़ने के लिए ऐसे ही एक अकेले रास्ते को पकड़कर हमारी तेजस्विनी आगे बढ़ती चली गई। जी हाँ, हमारी आज की तेजस्विनी जो कि एक कन्या गुरुकुल चलाती हैं, जिनकी जिंदगी प्रेरणा दे सकती है दूसरों को, रश्मि आर्य। बात अटपटी सी ही लगती है और आज के दौर में कुछ कुछ अटपटी है भी, लेकिन उस जीवटता का क्या करेंगे, उस दृढ़ इच्छा शक्ति को क्या कहेंगे जिसमें एक जबरदस्त मिशन हो, मिशन बेटियों की शिक्षा का, उनके सशक्तिकरण का। हम बात कर रहे हैं रश्मि आर्य की। छत्तीसगढ़ के एक बेहद संपन्न घराने से ताल्लुक रखने वाली रश्मि ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया कि उसके मन में समाज सेवा का एक सपना था जो वो अपने परिवेश में रहकर पूरा नहीं कर सकती थी। लिहाजा उसका सपना उसे उत्तर प्रदेश के एक गांव की ओर ले आया, जहां मेरठ जिले के नारंगपुर में उसने लड़कियों का गुरुकुल आरंभ किया। जीवटता इतनी थी कि गुरुकुल शुरू करने के लिए इस राजकुमारी ने भीख मांगी और गांव के लोगों को बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित किया। 10 साल पूर्व एक कमरे से महज 5 लड़कियों से प्रारंभ किए गए इस कन्या गुरुकुल में आज 60 लड़कियां हैं, जिन्हें शिक्षण के अलावा डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर के साथ साथ प्रतिरक्षा संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कन्याओं को सबल और सशक्त बनाने वाली इस कन्या गुरुकुल की संस्थापिका रश्मि आर्य हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं रश्मि आर्य से, जिनके हौसले बहुत बुलंद हैं, जो डरती नहीं हैं, अडिग रहती हैं और जिन्होंने मन में ठान लिया कि उन्हें समाज सेवा करनी है और निकल पड़ी अपने घर से। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि आर्य तेजस्विनी में आपका। तो लोग तो घर बनाते हैं, गुड़ियों से खेलते हैं, घर घर की कहानी करती हैं लड़कियां, लेकिन आपको तो घर रास नहीं आया। जी, ईश्वर की ऐसी कृपा थी मेरे ऊपर कि जब से मैं होश संभाली, जानने लायक हुई, बड़ी हुई, तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ सादा सेवा का काम ही करूंगी और उसके लिए ही बनी हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को देख के मुझे बहुत दुख होता था, और जो भी दुखी इंसान होता था उसे लगता था कि कब मैं उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो इसी तरह से जब भी मैं किसी को देखती थी तो उसके लिए करने को बिल्कुल तत्पर हो जाती थी। घर वाले भी मना करते थे कि तुम इतनी इमोशनल हो, कैसे करोगी, जीवन में आगे बढ़ोगी। किसी को भी देख के तुम इम्प्रेस हो जाती हो, कोई तुम्हें यूज़ भी कर सकता है। तो इस तरह से काफ़ी समझाते थे, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती थी और मैं तुरंत उसके लिए करने को तैयार हो जाती थी। तो कितने साल की उम्र से आपको लगने लगा कि मेरा जो लक्ष्य है वो इस तरह के काम नहीं है जो लोग आमतौर पर लड़कियां किया करती हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ? जी, जब मैं 5वीं पढ़ती थी, अच्छा, तब से मुझे ऐसा लगा। क्या लगता था आपको उस उम्र में? मतलब 5 साल की उम्र तो बहुत छोटी सी होती है। हाँ जी, जब मैं 5वीं पढ़ती थी उस समय, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, आवाज़ दे रहा हो, और मुझे कहीं और भी जाना है, मुझे कुछ और भी अलग से काम करना है, और शायद मैं सिर्फ घर में रह के, सिर्फ पढ़ाई करके या सिर्फ शादी करके या सिर्फ चूल्हा चौका ही करके मैं शायद संतुष्ट नहीं हो सकती हूँ, और समाज का काम मैं नहीं कर सकती हूँ, और लोगों को मैं खुशी नहीं दे सकती हूँ। मेरा यही एम था कि मैं लोगों को खुशी दे सकूँ, प्रसन्नता दे सकूँ। तो ये सारी जो बातें होती हैं तो बड़े बागी तेवर कहलाते हैं, मतलब घरों में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जी जी, आपके घर में क्या स्थिति थी? जी, मेरे घर में भी यही स्थिति थी। जब मैं अपनी बातों को घर में बताती थी तो लोग हंसते थे, मजाक भी उड़ाते थे और नाराज़ भी होते थे कि इतनी छोटी सी है और तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। ये सब बातें समाज सेवा की बातें तो शादी के बाद, और जब कोई बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब ऐसी बात करते हैं। जब तुम अपना काम कर लो, पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, और तुम्हारे बड़े बड़े जब बच्चे हो जाए और तुम वृद्धावस्था में जब जाओगी, तब ऐसी बातें करना समाज सेवा की। और इतने कम उम्र में तो कोई समाज सेवा करता भी नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से बातें करते थे, और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो हंसती भी थी कि कैसी कैसी बातें करती हैं बड़ों जैसे। तो ये सब करते करते आपने पढ़ाई लिखाई सब करी। कितनी उम्र थी आपकी जब आप बिल्कुल घर से निकलने का आपने फैसला कर लिया, और क्या घर में इसके बारे में किसी को कुछ बताया था? जी, अक्सर मैं घर में चर्चा करती थी कि मुझे समाज सेवा करना है और जिसके लिए मुझे छोड़ के जाना है अपने घर को, क्योंकि घर में रह के मैं समाज सेवा नहीं कर सकती थी। घर में लोग यही कहते थे कि यहाँ भी रह के समाज सेवा करो। हमारे भाई जो थे वो राजनीतिक परिवारों से थे, मतलब बैकग्राउंड से थे, और वो जिस तरह से राजनीति में होता है आप जानती हैं, अगर मैं वहाँ पे काम करती तो एक पहचान नहीं बन पाती मेरी। तो इसलिए मुझे घर छोड़ना था। अपने घर में मैंने अपने घर सभी को बताया था, लेकिन सबने मना किया,
और मुझे धमकी भी दी थी कि अगर आप घर छोड़ के जाओगी तो आपको गोली से मार दिया जाएगा। अच्छा, तो इसलिए क्या क्या सोच रहे थे वो लोग, मतलब वो क्या ये था सोच रहे उनके थे कि अगर ये घर से जाएगी तो हमारी बदनामी होगी बहुत ज़्यादा। लोग ये सोचेंगे, दूसरे जो राजनीतिक वाले हैं ये सोचेंगे, विरोधी पार्टी जो है सोचेंगे कि बहन को कहाँ भेज दिया, कहाँ चली गई। तो एक बहन है तो हम धूमधाम से शादी करेंगे इसकी, और बाकी जो भी करना होगा बाद में करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। और उन्होंने ये भी सोचते थे कि घर में अगर ये चली जाती है तो हमारी बदनामी भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अच्छा, जब आपने ये फैसला कर लिया कि भाई मुझे बाहर निकलना है, तो आपको कुछ अंदर से डर नहीं लगा? मतलब लगभग 23-24 साल की उम्र आपकी रही होगी उस वक्त, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, कैसे मैं रहूँगी, क्या होगा मेरे साथ? और आजकल का जो माहौल है वो भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं महिलाओं के लिए बाहर निकलने के लिए, और अकेली लड़की के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल थी। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि जिस समय मैं घर से निकली उस समय मैं कुछ भी नहीं जानती थी, न बसों के बारे में मुझे जानकारी थी, न ट्रेन के बारे में जानकारी थी कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कौन सी बस कहाँ जाती है। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और बहुत ज़्यादा अंदर डर था कि मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं क्या करूँगी। लेकिन वो जो सेवा का कीड़ा मेरे अंदर घुसा हुआ था वो इतना ज़्यादा मुझे उत्साहित कर रहा था। अच्छा। कि ऐसा लग रहा था कि तू एक बार घर से निकल, घर से निकल। बार बार मुझे आवाज़ें आती थी कि तुम्हारा जगह ये नहीं है, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो वो जो डर था उसके ऊपर वो हावी हो गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं घर से तो किसी को नहीं बताया आपने और आप निकल गई? नहीं जी, मैंने घर में शायद अपनी भाभी को एक बार बताया था कि मैं घर से चली जाऊंगी। और जिस दिन मैं जाना था उस दिन मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी एक फ्रेंड थी, बस मैंने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि ऐसी बोल रही है, मजाक में बोल रही है और ऐसे ये करेगी नहीं। तो उसने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। लेकिन मैं घर छोड़ के फिर एक दिन 10 तारीख को निकल गई, 10 जुलाई को। तो निकल गई, तो उसके बाद आप क्या गाड़ी में बैठ गई? कहाँ पे जाना था आपको? मंजिल क्या थी, रास्ता क्या था? कुछ भी अंदाजा नहीं था? नहीं जी, मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं था। कि जब मैं घर से निकली थी कपड़े वपड़े लेके, तो मैं चली से, फिर मैं दूसरी जगह पहुंची और वहां जाके देखा ट्रेन है, ट्रेन में मैं बैठ गई। मुझे कुछ पता नहीं था टिकट कहाँ से लेना है, कहाँ से बुकिंग करानी है, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं था। मैं ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में पहुंची। फिर मैंने जो बैठे थे ट्रेन में उनसे पूछा कि कहाँ जा रही है ट्रेन। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेन गुजरात जा रही है। तो मेरे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा कम थे और मैं भूखी रही। दूसरे दिन गुजरात पहुंचने वाली थी, तभी मुझे थोड़ा एक पेपर मिला, जिसमें पेपर मैंने देखा कि एक वैकेंसी है। मैंने सोचा था कि यहीं जाके अपना कुछ देखा जाएगा। तो इस तरह से फिर मैं बांसवाड़ा, राजस्थान में वो वैकेंसी थी आर्य समाज का, उसमें था कि गुरुकुल में एक वैकेंसी निकली है। तो गुरुकुल के विषय में मैंने सुन रखा था, आर्य समाज के विषय में सुन रखा था। तो क्योंकि समाज सेवा करने वाली ये भी एक अपनी एक अलग तरह की संस्था है आर्य समाज, तो मुझे खुशी हुई कि शायद मैं अपने लक्ष्य में थोड़ा सा बढ़ी आगे। तो इस तरह से मैंने वहाँ देखा और वहाँ जाने की फिर मैंने सोचा। तो वहाँ पहुँच गई आप, तो फिर वैकेंसी आपको हाथ लगी या वहाँ पे आपको लगा कि नहीं मैं गलत आ गई? हाँ जी, यही लगा मुझे कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे वैकेंसी तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, सब जो भी थी पूरी हो चुकी है। तो मैं निराश हो गई थी काफ़ी कि इतनी दूर आके भी जिस काम के लिए मैं आगे बढ़ती थी वो काम नहीं हो पाया। मैं कहाँ जाऊँगी, अब मैं किस तरह से अपना काम शुरू करूँगी, सेवा का काम किस तरह से शुरू करूँगी। लेकिन वहाँ पे एक आचार्य थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक माता जी हैं प्रेमलता शास्त्री, जो पूरे संसार मतलब इसमें भारतवर्ष में चलाती हैं गुरुकुल और समाज सेवा का काम करती हैं। तो आप उनसे मिलिए और आपका इतना अच्छा उद्देश्य है तो हो सकता है कि आपको वो अपने पास रखें और आपका काम बहुत अच्छा, मतलब सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सको। तो इस तरह से उन्होंने मुझे सलाह दी थी। तो मैं 2 दिन तक वहीं बांसवाड़ा में रुकी हुई थी और गुरुकुल के सारे जो भी है वो कार्य वो भी देखा था मैंने। 2 दिन के पश्चात माता जी नहीं आई, उधर से फ़ोन आया कि आप उन्हें वहीं बांसवाड़ा से थांदला, मध्य प्रदेश में एक जगह है, आदिवासियों का क्षेत्र है थांदला, तो वहाँ पे आप लेके आइए। तो वो मुझे फिर थांदला लेके गए। वहाँ मैंने माता जी को देखा और बहुत कर्मठ और तपस्विनी थी माता जी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो उन्होंने कन्या वैचारिक क्रांति का शिविर लगा रखा था। तो 15 दिन तक मैं उन शिविर में रही माता जी के साथ और जो भी उन्होंने काम मुझे दिया था उस शिविर में करने के लिए वो सारा कार्य मैंने किया। तो मेरे कार्य से प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने सोचा कि समाज सेवा के लिए ये ठीक है, सेवा के कार्य में इसको रख सकती हूँ। लेकिन मेरी उम्र उस समय कम थी, तो कहा इस उम्र में बच्चे जो हैं अक्सर गलत रास्ते में चले जाते हैं और सेवा का क्षेत्र ऐसा है जो फील्ड वर्क का काम है, तो इसमें इतनी कम उम्र की बच्ची है, इसे मैं नहीं रख सकती हूँ। अच्छा। तो इस तरह से माता जी ने मना कर दिया मुझे रखने के लिए। तो मतलब कम उम्र जो है वो एक तरह से आड़े आ गई। जी 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 जी। अच्छा, फिर
तो टेस्ट हुआ आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर माता जी ने कहा कि मैं इसका टेस्ट लूँगी, 6 महीने का एक टेस्ट लूँगी और 6 महीने के टेस्ट के बाद ही और मैं इसको अपने पास रख पाऊँगी। फिर माता जी ने मुझसे 6 महीने का टेस्ट लिया। क्या था वो टेस्ट? क्या वो मुश्किल टेस्ट था? हाँ जी, मुश्किल टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कैसे? क्योंकि मैं जिस घर से गई थी, मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वहाँ पे जब मैंने जाके देखा पूरा गांव का एरिया था और सिर्फ गांव का एरिया नहीं, आदिवासियों का एरिया था और एक घर 1 किलोमीटर में, दूसरा घर दूसरे किलोमीटर में, तो इस तरह से कई किलोमीटर में दूर दूर घर बने हुए थे और एकदम ऊंचाई पे घर बने हुए थे। अच्छा। और वहाँ चढ़ने का कोई जगह नहीं था, या तो पानी में से चढ़ा जाए या तो फिर चढ़ा जाए तो ऊपर मिट्टी से हाथ रख रख के चढ़ा जाए, जो कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा करने का। तो माता जी ने मुझ में उसे वहाँ पे चढ़वाया कि आप यहाँ चढ़ो। तो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ थी उसको पकड़ पकड़ के मैं चढ़ती थी, तो कई बार झाड़ियाँ जो है मेरे हाथ से छूट जाती थी या झाड़ियाँ उखड़ जाती थी, तो मैं फिर से जितनी भी चढ़ी थी वो वापस नीचे गिर जाती थी, तो हाथ पर सब छिल जाते थे, खून खून हो जाता था पूरा। तो उस कई वक्त बार लगा नहीं आपको कि मैं कहाँ आ गई या मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? नहीं, जैसे आप कह रही हैं आप जी, अच्छे जी। खासे परिवार से थी, जी, कोई जी। जरूरत नहीं है मुझे ये सब करने की। जी जी मेरे में एक जुनून था कि माता जी ने जो मेरा 6 महीने का टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट को मैं कैसे पास करूं। सिर्फ मेरे अंदर ये थी बात, मेरे अंदर ये नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्यों फंस गई। मुझे ये लगा कि ये जो मेरा टेस्ट है, ये टेस्ट मेरे लिए एक चुनौती है, इस चुनौती को मुझे पूरा करना है, क्योंकि जो मेरा रास्ता है उसमें ये टेस्ट जो है वो मेरा सहयोगी बनेगा अगर मैं पास कर लूँगी इस टेस्ट को। तो मेरे अंदर पूरा वही जुनून था, पूरा वही जोश था कि कैसे मुझे इस टेस्ट को पास करना और है। फिर फाइनली आप उस टेस्ट में जी, पास हो गई? और फाइनली मैं 6 महीने के बहुत सारे और भी बीच बीच में टेस्ट आए और मैंने बस सबसे कठिन टेस्ट कौन सा था? कठिन तो सारे ही थे मेरे लिए। ऐसा भी टेस्ट था कि नदी है वहाँ पे, कह रही थी कि माता जी कई बार कहा कि भाई इसमें तो जानवर हैं, मगरमच्छ हैं, तुम इसे पार करो। अच्छा। तो मुझे बहुत डर लगता था, हालांकि उसमें था नहीं, लेकिन वो मुझे डराती थी। और कीचड़ में से, इतने इतने कीचड़ में से फिर मुझे जाना पड़ता था, कोई मेरे साथ नहीं था पकड़ने वाला, फिर ही मुझे चल चल के गिर गिर के जाना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत टेस्ट थे। फिर कई लोगों के साथ मुझे रखा, जो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस उम्र की लड़कियों के लिए, कि कई लड़कों के साथ मुझे रखा गया, घुमाया फिराया, इधर उधर की बातें करी कि शायद मैं अपने कैरेक्टर के मामले में फेल हो जाऊं, लेकिन बस ईश्वर की ही कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं उसमें भी पास होती चली गई। पास होती गई। और रश्मि आर्य ने कोई टेस्ट ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें वो पास ना हुई हो, और इन टेस्ट से पास होके, इन परीक्षाओं से पास होके उन्होंने फिर कन्या गुरुकुल बनाया, उसका संचालन कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, रश्मि आर्य से और भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तेजस्विनी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी। हमारे साथ आज समाज सेविका और कन्या गुरुकुल का संचालन करने वाली रश्मि आर्य बैठी हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी की कहानी अपनी ज़ुबानी हमें बता रही हैं। तो रश्मि आर्य, फिर वहाँ से एक नया संघर्ष शुरू हुआ। आप 5 साल लगभग आप फिर वहाँ पर रहीं और आपने सेवा का काम किया। लेकिन ये बताइए कि ये जो गुरुकुल बनाने का जो विचार है वो आपके मन में कैसे आया, और वो जो यात्रा थी वो भी कम मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने भिक्षा मांग कर एक झोंपड़े से शुरुआत की और आज एक अच्छा बड़ा गुरुकुल आप चलाती हैं। मैम उसके बाद फिर जैसे ही वो हमने टेस्ट पास किया तो माता जी ने मुझे कहा कि आप अब फील्ड का काम करो, आपको कैसे अनुभव होगा सेवा का। तो उन्होंने मुझे हाथरस में भेजा, अलीगढ़ के पास हाथरस है, वहाँ लड़कों का गुरुकुल है, वहाँ भेजा। जब मैं वहाँ पे गई थी तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वहाँ से फिर मैंने दान मांगने की जो मेरी प्रक्रिया है वहाँ से प्रारंभ हो गई थी। और वहाँ भी मैंने घर घर जाके गेहूँ इकट्ठा किया, दान मांगा और उस गुरुकुल को एक अच्छे स्तर पे लाके खड़ा किया। उसी बीच में मेरी मुलाकात हुई, एक बहन जी से मुलाकात हुई थी, आचार्य जी से। वो चाहते थे कि मैं अपने यहाँ पे नारंगपुर में आके एक गुरुकुल खोलूँ, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आप जानती हैं कि बस लड़कियां गांव से बसों में जाती हैं जब, तो उन बसों में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी आप वहाँ पे उस क्षेत्र में आकर काम करिए, लड़कियों का गुरुकुल शुरू करिए। हालांकि उनकी बात को मैंने अवॉइड करती रही, लेकिन 1 वर्ष तक वो मेरे साथ ही रही और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चल के काम शुरू करिए। तो चूँकि मुझे लड़कियों में काम करना ही था, सेवा का काम करना ही था, तो फिर मैं उनके साथ
वहाँ पहुँची, नारंगपुर पहुँची, और फिर इस तरह से हमने अपना सर्वे किया। एक छोटा सा सर्वे करने के बाद फिर हमने गुरुकुल की नींव रखी। तो क्या मतलब उस वक्त जो गांव वाले थे वो आपकी तरफ किस निगाह से देख रहे थे? उन्हें क्या लग रहा था कि ये कौन लड़की आ गई है जो कि गुरुकुल बनाने का इरादा रखती? क्या क्या कुछ हुआ उस वक्त? कोई जी विश्वास नहीं करता था हमारे ऊपर। कहते थे ये छोटी सी लड़की है, कम उम्र की लड़की है, क्या करेगी। और बहन जी को भी यही कहते थे कि आप किसे उठा के ले आई हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही होगा कि ये लोगों से पैसे मांगेगी, चंदा इकट्ठा करेगी और हम लोग भी चंदा देंगे इसको और ये लेके यहाँ से भाग जाएगी। कई बार यहाँ ऐसा हुआ कि कई लड़कियाँ भी आए और लड़के भी आए, उन्होंने कहा गुरुकुल बनाएंगे या संस्था बनाएंगे या समाज का काम करेंगे। और बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए और जब लाख 2 लाख या 4 लाख 5 लाख हुआ तो लेके यहाँ से उड़ गए। तो इसकी स्थिति भी ऐसी है क्योंकि आप लोग इसको जानते नहीं हो, कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है इसका, इसका कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो हम इस पे कैसे विश्वास करें। तो कई वर्ष तो उनको विश्वास दिलाने में ही मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कि हम लोग पैसे लेके नहीं भागेंगे आपसे और हम यहीं रहेंगे। तो पहले जब आप मतलब जमीन भी नहीं होगी, जाहिर है कुछ भी नहीं था, तो क्या कर रही थी आप उस वक्त? कैसे अपने आप को वहाँ पे रख रही थी, संभाल रही थी, कैसे लोगों को बता रही थी अपने इरादों के बारे में? जी, जो बहन जी मुझे मिली थी वही उनके घर में हम रहे थे और वहाँ भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनके घर वालों ने भी कहा कि ये बैठे बैठे खा रही हैं, कुछ काम दाम करती नहीं है और ये गुरुकुल का नाम लेके हमारे यहाँ रह रही हैं। तो इस तरह से उनका भी विरोध रहा, लेकिन हम विरोध को झेलते हुए भी वहाँ गांव में जाके काम करते रहे और जगह एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से हम 10-15 गांव जो है पैदल ही घूम के, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे हमारे पास कि हम बस में यात्रा करें, तो बिना किराए के हम पैदल ही चलते थे। ऐसे पैदल चल के हमने सर्वे किया और जहाँ भी जाते थे लोगों से ही सुनने को मिलता था कि अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे तो, और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जिस गांव में भी जाते थे उसी गांव में ऐसा करते थे, ये कहते थे बस तुम रोटी खाओ और आगे चली जाओ, कोई और तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो इस तरह से हम जगह जाते गए। लोग हमें, कुछ लोग तो हमारे सामने हाँ कह देते थे, बाद में फिर ये कहते थे कि बस ये पैसे लेके भाग जाएंगे। तो काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर गांव में ही एक ओमकार जी नाम था उनके घर, छोटा सा घर खाली पड़ा था, तो उनसे हमने बहुत निवेदन किया कि आप हमें अपना ये घर दे दो, क्योंकि बहुत छोटा सा घर था, मिट्टी का घर था और यहीं हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ना नुकर करने के बाद, काफ़ी निवेदन करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ठीक है हम आपको ये घर दे देंगे, लेकिन आपको 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं, 1 वर्ष के बाद आपको खाली करना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है जी, 1 वर्ष में हम कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे और हम खाली कर देंगे। तो फिर वहीं से हमने अपना काम फिर स्टार्ट किया, उनके वहाँ पे रह के एक ही कमरे से। वहाँ 5 बच्चियाँ थीं और बाहर थोड़ा सा लॉन था और आम का पेड़ था, वहीं आम के पेड़ के नीचे हम बच्चों को पढ़ाते थे और इस तरह से हमने वहाँ पे से अपना काम शुरू किया। आपने खुद मतलब डबल MA और B.Ed करा हुआ है, एक MA तो आप पहले कर चुकी थी, फिर आपने अपनी भी पढ़ाई को जारी रखा था। जी। तो अब वहाँ पर जो गुरुकुल है, हमें मालूम है कि वहाँ अब तो काफ़ी बच्चियाँ हैं और काफ़ी दूसरे प्रदेशों से भी बच्चियाँ वहाँ पर आती हैं। तो किस तरह का प्रशिक्षण आप इन बच्चियों को दे रही हैं? देखिए, हमारे पास नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इस समय 60 बच्चियाँ पढ़ रही हैं जो विभिन्न स्थानों की हैं, जिसमें असम के हैं, नागालैंड के हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, मेरठ से बच्चे हैं और गाज़ियाबाद, दिल्ली, कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे स्थानों से बच्चे हैं। और उसमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यूपी बोर्ड से पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, और जिसमें प्रशिक्षण में हम निशानेबाजी सिखाते हैं, जूडो कराटे सिखाते हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं और कबड्डी, खो खो आदि जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के शिक्षण देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, संस्कृत स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें हम उन बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या ये सब वो लड़कियां हैं जो कि बेसहारा लड़कियां हैं, अनाथ लड़कियां हैं, या कैसे परिवारों से ये लड़कियां आपके पास आती हैं? जी, सभी तरह के परिवारों से आती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो असहाय और अनाथ बच्चियाँ होती हैं, गरीब परिवारों की बच्चियाँ होती हैं। लेकिन गुरुकुल की परंपरा में आपने सुना होगा कि जहाँ कृष्ण जैसे राजा के बेटे थे और वैसे सुदामा जैसे एक गरीब के बेटे भी थे। तो ऐसी व्यवस्था गुरुकुलों की होती है कि अमीर घर के बच्चे भी पढ़ते हैं और गरीब घर के बच्चे भी, मिडिल क्लास के फैमिली भी। तो हमारे गुरुकुल में सभी तरह के बच्चे हैं जी, संस्कार के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो वो लड़कियाँ सब वहीं रहती हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ाना, सब व्यवस्था आप स्वयं करते हैं? हाँ जी। तो उसके लिए कहाँ से ये व्यवस्था होती है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप उसको चला सकें और चला के एक बेहतर मतलब एक संस्थान की तरह उसको आगे बढ़ाएं, गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाएं। जी बहन जी, वो सारी व्यवस्था हमारे दान से ही होती है। हम लोगों से दान मांगने जाते हैं, कन्विंस करते हैं और उनको गुरुकुल में बुलाते हैं कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और बच्चों का जैसा वो वहाँ पे स्तर देखते हैं उसी हिसाब से वो दान भी देते हैं।
और अब तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं हमारे गुरुकुल से। काफ़ी शुरू में तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। बच्चों को भी लेके जाते थे तो ये कहते थे कि ये बच्चों का सहारा लेके ये भीख मांगने आई हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया और जैसे भी हम बैठे तो उन्होंने तुरंत खड़ा किया कि निकलो हमारे घर से, क्यों आए हो तुम, और हम तुम्हें दान वान नहीं दे रहे हैं। बहुत हमें अवॉइड किया गया लोगों के द्वारा। लेकिन आज स्थिति बहुत अच्छी है, लोग बुला के भी दान देते हैं हमें। और बच्चों के शिक्षण और प्रशिक्षण को देखते हुए काफ़ी अच्छा आसपास के लोगों ने काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस दिया है और दान भी देते हैं। तो हम लोगों से दान मांग के ही सारे गुरुकुल का व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये बताइए, गुरुकुल आपका जो है वो नारंगपुर गांव से भी आगे अंदर जंगल में है। जी जी। और उस जंगल में मंगल करते हुए कई जानवर, हिंसक जानवर भी वहाँ पर है। तो ऐसी परिस्थितियों में सांप भी आते हैं, शेर चीते भी मैंने सुना। आप तो कैसे सामना करते हैं आप लोग, और सब लड़कियां, और आप कैसे, क्या मतलब सुनने वाले को एकदम से लगता है कि कैसे आप लोग? जी जी, असल में हमारा मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है हमारा। हाँ। क्योंकि हमने सोचा ही है कि हम अपनी बच्चियों को लेके क्रांतिकारी बच्चियां बनाएंगे और दुर्गा और काली बनाएंगे अपने बच्चों को। संस्कारित कन्याएं ही हमारे देश का निर्माण कर सकती हैं, परिवार का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए हमने सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाया है, अपने बच्चों को, कि किस तरह से अगर हमारे सामने कोई आपत्ति विपत्ति हुई तो कैसे हम सामना करेंगे। तो हम तलवार भी सिखाते हैं बच्चियों को, लाठी डंडा सब चीज़ सिखाते हैं, निशानेबाजी भी सिखाते हैं। तो हमने बच्चों को इस तरह से पूरा भय मुक्त कर रखा है कि बच्चों किसी से डरना नहीं है। चाहे हमारे सामने हिंसक व्यक्ति आ जाए, चाहे हिंसक जानवर आ जाए, वो दोनों हमारे सामने बराबर हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, बच्चों को इससे डर नहीं लगता और हमें भी डर नहीं लगता। क्या बात है। लेकिन ये बताइए रश्मि आर्य कि लगभग कितने वर्ष हो गए आपको अपना घर छोड़े हुए? जी लगभग 16 वर्ष हो गए जी। 16 वर्ष हो गए। तो इन 16 वर्षों में आपका घर से कोई संपर्क या घर वालों का आपसे कोई संपर्क, या अभी भी नाता, डोर जो तोड़ के आप आई थी वो आज भी वैसी की वैसी है? हाँ जी, घर वालों से आज भी मेरा संपर्क वैसे ही है। यानी कुछ भी संपर्क मेरा नहीं है घर वालों से, और जैसे पहले था आज भी ऐसे ही है। कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि ये तो मेरे लिए छूता ही रह गया, क्योंकि सेवा मैं सबकी कर सकती हूँ, मैं अपनी घर में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाती हूँ। ये कभी कभी दुख भी लगता है मन में, विचलित भी होती हूँ, लेकिन फिर से बस जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो आप मिस नहीं करती हैं अपने घर को? बिल्कुल नहीं, मिस तो करती हूँ, लेकिन सेवा का काम इतना ज़्यादा है कि फिर मैं सोचती हूँ कि चलो घर छोड़ा तो इतने बड़ा घर मिला, माँ बाप छोड़े तो इतने सारे माता पिता मिले, इतने सारे बंधु बांधव मिले जो मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अब तो काफ़ी वर्ष भी हो गए। जी। तो अभी तो ये कन्या गुरुकुल में आप पूरी तरह से रमी हुई हैं, और आप कन्याओं को, जैसे आप आजकल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत ज़बरदस्त अभियान भी पूरे देश में चल रहा है, और आप जाहिर है आप जैसे लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में आप? अब आपके सामने अगर हम पूछें कि आपका क्या स्वप्न है, क्या जो कुछ आप करना चाहती थी लाइफ में, आपने अपने दिल की कामना तो पूरी की है, लेकिन फिर भी स्वप्न होते हैं और भी होते हैं। आप क्या स्वप्न रखती हैं? जी, मैं यही स्वप्न रखती हूँ कि जो भी हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद और जिनको कोई सामने कोई मिल नहीं रहा, उनको सहारा नहीं मिल रहा है, ऐसी लड़कियाँ जो हैं, गरीब लड़कियाँ जो हैं, उनको मैं इतना आगे बढ़ा दूँ कि उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और आजकल आप सुन रहे हैं जो कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ आगे, कि कन्या भ्रूण हत्या ना हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, और गरीब लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ, और उनको संस्कार देना चाहती हूँ, जिससे संस्कारित होकर वो आगे हमारे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ये मेरा सपना है जी। लेकिन ये बताइए कि जो लड़कियाँ जिनको आप आज बड़ा कर रही हैं अपने हाथों में, और जैसे उनको सपने दिखा रही हैं, और जिस तरह से उनको एक मजबूत इंसान बनाना चाहती हैं, उन लड़कियों के साथ में उनकी क्या आगे, उनको आपको क्या लगता है कि वो आपसे जब मिलती हैं, बात करती हैं, तो उनकी आंखों में जो चमक आपको दिखती है वो क्या कहती है? वो ये कहती हैं कि जी मुझे जैसा लगता है कि हम आपके साथ हैं। जब हम बच्चों को बताते हैं सारी बातों को, तो उन्हें लगता है कि जो भी काम यहाँ हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। और वो ये भी कहती हैं कि जैसे आप हमारे लिए सोचते हैं, वैसे हम अपने आगे आने वाली बहनों के लिए सोचेंगे। जिस समय हम बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम अपने ही जैसे आने वाले जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी ऐसे ही काम करेंगे। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ती रहें, लड़कियों को शिक्षित प्रशिक्षित करती रहें, आपके जो भी सपने ज़रूर पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि आर्य, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी रश्मि आर्य, जिन्होंने ज़िंदगी की एक डगर को पकड़ा और उस पर चल रही हैं, और अडिग होकर चल रही हैं। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।